नमस्कार। एएनएन के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अरुणेश यादव कांग्रेस से हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं कुलदीप मलिक जी। तो स्वागत है साहब। तो मलिक साहब और अरुणेश यादव जी, देश में आंदोलन बिल्कुल चकचकाचक है। जबरदस्त तरीका से आंदोलन है रोए। आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है लोगन में, एससी एसटी के लोगन में, और आंदोलन भारत बंद को उन्होंने आह्वान करो है। अब वो कितना सफल है और कितना असफल है, ये तो अभी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन पटना से कुछ तस्वीर आई हैं, वहां पटना में आंदोलनकारी पे पुलिस ने बहुत लाठी फेरी है और वहां एक एसडीएम भी शिकार रह गए पुलिस की लाठी को खुद, यानी शिकार करने को गए और खुद शिकार हो गए। राहुल गांधी की कैब यात्रा चर्चा को विषय बनी हुई है देश के अंदर, और यह के साथ साथ महिलाओं पे अत्याचार चरम पे हैं। तो इन्हीं सभी चर्चाओं पे आज बातचीत होगी। तो स्वागत है। सबसे पहले अरुणेश यादव जी, आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ बसपा और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ही मानो, पूरे इंडिया गठबंधन ने भी भरपूर सहयोग करो है। कैसे देख रहे हो, सरकार पे दबाव है कछु या नहीं है? जी, सभी लोग जो आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए हैं, तो आप सभी लोगों का स्वागत है साहब। और इतनी महत्वपूर्ण और संजीदा चर्चा में शामिल करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब अगर हम आरक्षण की बात करें और आरक्षण में वर्गीकरण की बात करें, तो ये बात जो है, आज सुबह से आप देखो बीजेपी आईटी सेल और जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, इन सभी लोगों के आप ट्वीट देखिए सोशल मीडिया पे, सब लोग इसके विरोध में ट्वीट कर रहे हैं। इन लोगों को गले से नहीं उतर रहा है कि बहुजन समाज आरक्षण में आरक्षण यानी कि आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में है। ये लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी अगर आरक्षण में वर्गीकरण कर दे तो बाकी जो लोग हैं वो इनका सहयोग करें। तो आज जो बंद का असर है, मेरे ख्याल से लगभग 70% सकारात्मक रहा। और इसमें अच्छी बात ये रही कि इंडिया गठबंधन के सभी जो दल थे, उसके साथ साथ कुछ विरोधी पार्टियां यानी कि एनडीए के भी कुछ घटक दल हमारे साथ रहे, चाहे चिराग पासवान जी की बात करी जाए या और जो तमाम बहुजन नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस बंद का समर्थन किया है। और मैं ये मान के चलता हूं, मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि जिस तरीके से बीजेपी की जो नीतियां अभी चल रही हैं, चाहे वो आरक्षण में वर्गीकरण को लेके हो, चाहे वो क्रीमी लेयर को लेके हो, या फिर इसके अलावा एक लेटरल एंट्री का भी जो मामला है वो काफी सुर्खियों में रहा है और वो भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने लेटरल एंट्री को, जो ये यूपीएससी का फैसला था कि 45 लोगों को डायरेक्ट बिना किसी रिटन एग्जाम को दिए, बिना किसी इंटरव्यू को दिए, यानी कि प्रोफेसर जो यूपीएससी की अरुणेश परीक्षा यादव, होती मैं है। अपने दर्शकन को थोड़ा बिल्कुल एक साधारण सी भाषा में बता दूं कि लेटरल एंट्री वाला मसला है क्या। लेटरल एंट्री को मतलब सीधो सीधो ये है कि सरकार अपनी मर्जी से जागू भी चाहे वही आईएएस बना दे, सीधो सीधो बिगर का ही एग्जाम के, बिगर का ही पोती पत्र आके, बस सीधे के सीधे जाकर ठप्पा लगो, बस बैठ जाओ। वो अब वापस आ चुका है। मलिक क्या नाम है आपका, डॉक्टर अरुणेश यादव, आप अपनी बात को अब जारी रखो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि डायरेक्ट जो है आईएएस बनाने की जो कवायद चल रही थी, इससे पहले भी कई लोगों को बनाया गया, लेकिन पहले क्या था कि दो दो चार चार लोगों को ये लोग बनाते थे। लेकिन इस आपके तो बार इतने 45 बड़ी थे। इस बार इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों ने आईएएस के लिए डायरेक्ट लेटरल एंट्री से घुसाया, तो उसमें क्या, अब देखो साहब, इंडिया गठबंधन मजबूत है।
राहुल गांधी जी हों, अखिलेश यादव हों, बहन जी मायावती हों, चाहे और जो घटक दल हैं, जदयू है, वो सॉरी आरजेडी है, उधर स्टालिन साहब हैं, तो सभी लोग सामाजिक न्याय, जो सबसे अहम मुद्दा है वो है सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। सभी लोगों ने सोशल मीडिया पे और जमीन पे भी इसका विरोध किया, और इसी का जो व्यापक असर है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। यू टर्न पे यू टर्न हो रहे हैं मोदी जी, चाहे वो यू वक्फ टर्न पे बोर्ड का यू टर्न मसला हो। हमारे साथ मलिक वक्फ, साहब जुड़े हुए हैं, मलिक साहब के पास जाएंगे, एक बार मलिक साहब को रिएक्शन लेने, बाकी बाद में फिर आपके पास आएंगे। तो मलिक जी साहब, जी। आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान आप कैसे देख रहे हो? जी जी जी, देखिए चौधरी साहब, जहां तक आरक्षण की बात है और उसके अंदर जो वर्गीकरण की बात है और जिस तरीके से सरकार की नीति है और जैसे सरकार चल रही है, अभी यहाँ पे जो है लिटरल एंट्री की भी बात हो रही है, और लिटरल एंट्री का भी मुद्दा आज पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल चरम पे है, और कहीं ना कहीं लोगों को लिटरल एंट्री का मुद्दा समझ आ रहा। अगर लिटरल एंट्री की हम बात करें तो मैं बताऊं कि लिटरल एंट्री के लिए अभी जो 17 तारीख को विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें आप भी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 45 लोगों को किस लेवल पे सर्जित करने की बात हो रही थी, उन्हें सचिव लेवल पे, निर्देशक लेवल पे और उप सचिव लेवल पे, यानी कि उन्हें ब्यूरोक्रेट्स बनाया गया था, बनाने की कवायद हो रही थी। ये लिटरल एंट्री का खेल 2018 से, पहला विज्ञापन 2018 में दिया गया, उसके थ्रू 9 लोगों को लिटरल एंट्री के थ्रू जो है एंट्री दी, जिनमें से एक माह से तो कुछ हफ्ते बाद अपनी सर्विस को रिजाइन लेकर जो है वापस चले गए। इसके आप बाद कहता 2018 के बाद आप कहते हो मलिक साहब 45 लोगन के नहीं आई ये स्कीम? नहीं नहीं, मैं इसी बात को चौधरी साहब आगे बढ़ा रहा। 2018 के बाद 2 बार और विज्ञापन आए, और अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री है आदरणीय जितेंद्र जी, उन्होंने संसद के अंदर यह बयान दिया कि अब तक लिटरल एंट्री के थ्रू करीब 62 से 63 लोगों की एंट्री कराई जा चुकी। और यह भी सब लोगों को पता कि लिटरल एंट्री जब होती है तो उसमें कोई आरक्षण का कोई फंडा लागू नहीं होता, यानी कि जैसे आपने बताया कि भाई अपनी मर्जी से सरकार जिसे चाहे उसे एंट्री दे ठप्पा लगा सकती है। दे। बिल्कुल, और ऐसा केवल लिटरल एंट्री में नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे एक बात और दर्शकों को बता रहा, सिंगल कैडर पोस्ट हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी विश्वविद्यालय का कोई वीसी चुना जा रहा तो वहां पे आरक्षण का कोई मतलब नहीं। और ये लोगों को पता कि पिछले 10 साल से सिंगल कैडर पोस्ट के ऊपर भी सरकार की मनमानी जिस तरीके से चल रही है, और खासतौर से चूंकि भाई मैं तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूं, तो जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर कुलपति की पोस्ट है, यानी कि वाइस चांसलर की पोस्ट है, वो सारी की सारी पोस्ट किसे दी जा रही, किस तरीके के लोग वहां पे जो है उनको जो है अपॉइंट किया जा रहा, शायद ये किसी से छिपा नहीं। और अब जैसा चौधरी साहब सभी को पता कि चुनाव के बाद जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ, और खास तौर से विपक्ष का हौसला आज बिल्कुल चरम पे है, और मैं तो कह रहा विपक्ष ने जनता को ऐसा हौसला दिया। आप देखो, मैं तो बार बार अलग अलग मंचों से कह रहा, आज वही राहुल गांधी जी है जो इन मुद्दों पे बिल्कुल मुखर होकर बोल रहे और सरकार का इस तरीके से विरोध कर रहे कि जब लिटरल एंट्री की बात आई तो राहुल गांधी जी ने आगे निकल के ये वर्डिंग कही कि ये राष्ट्र विरोधी कदम है। अगर विपक्ष का नेता इतने बड़े स्टेटमेंट देता है कि भाई राष्ट्र विरोधी कदम है, तो कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना पड़ता है, और जनता ने उसके बारे में सोचा, और उसका नतीजा ये रहा कि सरकार को अपने कदम हटाने पड़े। जो विज्ञापन यूपीएससी ने 17 तारीख को निकाला था, ये मंत्री महोदय बता रहे हैं, जितेंद्र जी की, जिनको मैं बात बता, जितेंद्र जी का मैं नाम ले रहा, कि प्रधानमंत्री की सलाह से उस विज्ञापन को वापस लिया गया। तो अपने आप में जिस तरीके से मलिक साहब एक विपक्ष सवाल एकजुट हो और रहा है, मलिक साहब जी एक सवाल और है कि जब सरकार को तो मालूम है कि भाई हम बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है नहीं, और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में आपके हिसाब से, ठीक है साहब, तो फिर आखिर वो ऐसी नई नई चीजें क्यों ला रहे हैं, क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? जब होना नहीं है कुछ तो फिर अपनी फजीयत नहीं क्यों नहीं करवा रहे
नहीं नहीं चौधरी साहब, देखिए ये कोई नई चीजें नहीं, मैंने अभी बता, लिटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट ये अभी से नहीं है, तो 2018 से चल रहा, लेकिन उस टाइम में विपक्ष मजबूत नहीं था, कहीं ना कहीं विपक्ष दबा हुआ मलिक था। साहब, मेरा सवाल मलिक साहब ये है कि अब 2024 में तो मालूम है ना सरकार को कि सरकार कितनी मजबूत है। भाई सरकार को नहीं अब तो तो मालूम है कि सरकार कितनी मजबूत है, नहीं तो चौधरी ऐसी साहब, पर स्थिति होने इनको के बावजूद फिर सरकार ऐसे काम क्यों कर रही है, ऐसे बिल क्यों ला रही है, ऐसे रास्ते क्यों नहीं, खोज रही है, क्यों तलाश हाँ कर रही है? मैं बता रहा चौधरी साहब, एक्चुअली है क्या, सरकार की कहीं ना कहीं सरकार अभी भी गलत फहमी में जी रही। सरकार को ऐसा लग रहा कि जैसा कार्य वो पिछले 10 साल से करती आ रही थी, वो आगे भी ऐसे ही कार्य करती रहेगी। और लेकिन सरकार को अब ये नहीं पता कि भाई विपक्ष इतना मजबूत हो गया। और विपक्ष ही नहीं, अभी डॉक्टर अरुणेश यादव जी ने बताया कि जो इनके खुद के घटक दल है, आप जेडीयू की बात करो, आप चिराग पासवान जी की बात करो, कहीं ना कहीं वे घटक दल भी इनके कामों का विरोध कर रहे। और खास तौर से सरकार को यह भूलना नहीं चाहिए कि अब बैसाखी के ऊपर ये सरकार चल रही, अब सरकार अपना मनमाना पर नहीं चला सकेगी, अब तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और खास तौर से जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहीं ना कहीं अब उसको जमीन पे इन्हें लाना पड़ेगा। और अगर ये इसको जमीन पे नहीं लेकर आए तो फिर सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। और बस चौधरी साहब 1 मिनट का समय लेकर अपनी बात को विराम दे रहा, खास तौर से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को सुने कि ये देश के वही प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी जी, और ये वही सरकार है जो अपने डिसीजन को कभी वापस न लेने की बात कर रही थी। और खास तौर से अंधभक्त इस बात को सुने कि अंधभक्त तो ये कह रहे थे कि जब से मोदी जी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब 10 साल से देश के प्रधानमंत्री, भाई मोदी जी ने तो अगर कदम बढ़ा दिए तो वे वापस ही नहीं करते। लेकिन अब पिछले 1 हफ्ते में ये एक घटना नहीं, 3 घटना ऐसी हो चुकी जहां मोदी जी को अपने कदम वापस लेने पड़े। तो कहीं ना कहीं जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, विपक्ष की मजबूती के कारण देश हित में ये सारे के सारे काम हो रहे। और अगर सरकार फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेगी विपक्ष को साथ में न लेते हुए, तो कहीं ना कहीं सरकार को आगे आने वाले समय में भी मुंह की खानी पड़ेगी और सरकार को अपने कदम वापस जो है खींचने पड़ेंगे। सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़ेंगे। तो बिल्कुल आपने अपनी जगह बिल्कुल सही कही है बात। अरुणेश यादव जी, राहुल गांधी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब तो विपक्ष के नेता हैं, दमदारी तो है ही, इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं और चर्चा को विषय कछु न कछु राहुल गांधी बने ही रहे, चाहे लोको पायलट के साथ मुलाकात रही हो, चाहे कुली के साथ मुलाकात रही हो, और अब कैब ड्राइवर के साथ जो मुलाकात हुई है चर्चा को विषय बनो हुआ है। कैसे देख रहे हो? देखो साहब, जिस तरीके से अभी परसों राहुल गांधी जी कैब ड्राइवर के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, इससे पहले आप लोगों को ध्यान होगा कि राहुल गांधी जी कुली समाज के लोगों से भी मिले थे। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे जाके कुली भाइयों से मिले, और उन कुली भाइयों को सिर्फ मिले ही नहीं, नई संसद में उन्हें इनवाइट भी किया। इसके अलावा जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कामगार लोग हों जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, चाहे वो बढ़ई वर्ग समाज के लोग हों जो कारपेंटरी करते हैं, तो इन लोगों से भी बीच बीच में मिले हैं। और एक आपको ध्यान होगा कि मोची, जो सुल्तानपुर गए थे राहुल जी, हाँ, और जहां वो एक मोची से मिले थे, और आप यकीन मानिए कि जो जूता राहुल गांधी जी ने वहां गांठा था उस मोची के साथ, वो जूता 10 लाख रुपए में बिका। तो अब तो आप हो सके सोचिए और कि ज्यादा ऐसे कीमत गरीब बढ़ गई हो। व्यक्ति का। जी। अब तो हो सके और ज्यादा कीमत बढ़ गई और 10 लाख हाँ, रुपए को सोचिए, बचते कह रहे हैं आगे। हाँ, उसके लिए तो काया पलट वाली बात है। और ये सिर्फ शुरुआत, ये तो अभी मतलब बहुत बाद की तस्वीर है। आपको याद होगा आज से अच्छा, 2 जिस साल कैब में पहले, बैठे हैं वो राहुल जी, जिस कैब में बैठे हैं अब तो उस कैब की भी कीमत बढ़ गई होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे वो राइड जो है, उस आगे बैठने वाली राइड, मुझे लग रहा है उसकी कीमत दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी। और आपको याद होगा आजादपुर मंडी में एक उत्तर प्रदेश का एक निवासी था, और उस व्यक्ति ने बड़े भारी मन से अपनी व्यथा एक न्यूज चैनल वाले भाई को सुनाई थी। तो जी। वो वीडियो वायरल हुआ, और वायरल होते ही राहुल गांधी जी ने उस व्यक्ति को अपने घर बुलाया, उसके परिवार से मिले,
और मुझे जो जानकारी है उनकी जो बच्ची है और उनके परिवार का जो खर्चा है वो राहुल गांधी जी के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन इसका सोशल मीडिया पे कोई शोर शराबा नहीं। बीजेपी के नेताओं की तरह कोई ऐसा प्रचार प्रसार नहीं है, और जेन्युइन तरीके से जो एक जननेता का काम होता है, जो काम सरकार को करना चाहिए कि गरीब लोगों से मिलो, गरीब लोगों के दर्द को समझो। ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो सेशन करा लिया और उनके पैर धो दिए आपने और सब बाद में पता चला कि उनकी तनख्वाहें नहीं दे रहे हो। जिस वाल्मीकि के समाज के लोगों से मोदी जी मिले थे, जिन स्वीपर बंधुओं से मिले, बाद में पता चला उनकी 2-2 महीने 3-3 महीने की साथ पेमेंट अटकी हुई है, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी कोई जो है उनका कोई रुख नहीं है, कोई रुझान नहीं। तो असली सरकार तब चलती है जब आप गरीब तबके और लोअर मिडिल क्लास जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, इसके लिए काम करें, इनके दुख दर्द को समझें। और इस काम को राहुल गांधी जी काफी बेहतर तरीके से कर रहे हैं, और इन चीजों को मतलब इसका रिफ्लेक्शन भी एक समाज में जा रहा है। लोग इसे देख रहे हैं, लोग इसे सराह रहे हैं, और हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज में है। बीजेपी के लोगों को भी इसमें काम मिल गया है, वो भी इसमें नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, तो अच्छी बात है। बीजेपी के लोगों को भी थोड़ा बहुत काम तो उन्हें भी मिलना चाहिए, वो लोग भी जो है निंदा रस का मजा लें साहब। क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो इस समय निकल गए हैं साहब, बता रहे हैं पोलैंड घूम के आएंगे, फिर यूक्रेन घूम के आएंगे। प्रधानमंत्री जी विदेश अच्छा, दौरे आप पे हैं, भी और तो हमें लग रहा है प्रधानमंत्री जी का पूरा हिसाब किताब रखो, कहाँ जननी है आपके, कहाँ यात्रा है रही है प्रधानमंत्री जी की। आप भी कोई र, र, कसर थोड़ी छोड़ रहे हो। रखना मौके की पड़ेगा तलाश सर। में तो आप भी हो साहब। सर रखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी का ख्याल विपक्ष नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? बिल्कुल सही विपक्ष बात का है, सही काम बात है। है। अच्छा, एक सवाल और, अरुणेश यादव जी, ब्रॉडकास्ट बिल और वक्फ संपत्ति बिल वापस है, राहुल गांधी जी की दमदारी नजर आ रही है, क्या कहोगे? देखो साहब, ये विपक्ष जो मजबूत है, उसी मजबूती का जो है प्रतीक है कि इस तरह के बिल वापस हो रहे हैं। पिछली हम्म, साल आप देखो, जब यूपीए जो एनडीए 2 सरकार थी, या फिर उसे कह लो एनडीए ना करके कह के बीजेपी 2 सरकार ही कहेंगे, क्योंकि हम्म, बीजेपी के पास पूरे आंकड़े थे। आपने ध्यान दिया होगा कि किसान बिल हो, चाहे कोई भी बिल हो, कोई भी बिल संसद में आया, विपक्ष ने विरोध किया तो विपक्ष के सांसदों को संसद के बाहर फेंक दिया जाता था, और बिल एक तरफा तरीके से ध्वनिमत से जो है पारित हो जाता था। लेकिन अब विपक्ष मजबूत है, हमने आपसे पहले भी कहा था, सिर्फ 30-40 सीटों का फर्क है, और उसमें भी एनडीए के कई घटक दल ऐसे हैं जो कई मुद्दों पे हमारे साथ है। जब सामाजिक न्याय की बात आ जाती है, वक्फ बोर्ड की बात हो, तो विपक्ष के कई दल हमारे साथ है। अब लेटरल एंट्री की बात हुई तो इसमें हमारे साथ कई लोग हैं। यूपीएससी की बात हो गई तो उसमें हमारे साथ कई लोग हैं। इसके मतलब अलावा और भी तमाम जो मुद्दे चले हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने अब यू टर्न मारना शुरू कर दिया, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। सत्ता पक्ष में भी ऐसे गठबंधन शामिल हैं कि जिनको तौलिया कंधा पर धरो है, बिल्कुल। कभी भी दुआ सलाम खत्म। और हम ये मानते हैं अब ये सरकार जो है वो यू टर्न सरकार हो गई है साहब। अब ये यू टर्न बहुत हो रहे हैं। पिछले कार्यकाल में सिर्फ किसान आंदोलन में हमने यू टर्न देखा था मोदी जी का, पूरे 5 साल में। अब और मलिक अभी साहब के 2 पास महीने जाएंगे, मलिक में साहब के 5 पास। मुद्दों पे यू टर्न हो गया सर। हाँ हाँ हाँ। मलिक साहब, यू जी टर्न कह रहे हैं प्रोफेसर अवनीश यादव के, यू टर्न सरकार हो गई है अब। नहीं 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 भाई, अगर प्रोफेसर साहब ऐसा कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत नहीं। और ये तो जिस तरीके से जो डिसीजन ये ले रहे थे, और इन ये डिसीजन से जो है बैक हो रहे हैं, तो इसे आप जो है यू टर्न ही जो है मानेंगे। और जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत हुआ है। देखिए चौधरी साहब, लोकतंत्र के अंदर जो विपक्ष होता है, वो विपक्ष जनता की आवाज बन गए जो है सड़क से लेकर संसद के अंदर काम करता है। अब अगर आप मोदी जी के 2 कार्यकाल की बात करें, आप 2014 से 2019 की बात करें, पूर्ण बहुमत की सरकार थी देश के अंदर, मोदी मोदी। इसके बाद आप 19 से फिर 24 तक की बात करें, और ज्यादा जो है सुदृढ़ बहुमत की सरकार आई। मोदी जी ने बिल्कुल जो है तानाशाही रवैया जो है एख्तियार करना शुरू करा। और अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, किसान आंदोलन, आप देखो कितना बड़ा देश के अंदर आंदोलन, दिल्ली के चारों तरफ किसान जमे थे, 750 किसानों की शहादत हुई। और मोदी जी का आप अहंकार देखो किस तरीके से मोदी जी टसते मस नहीं हुए।
वो तो भला हो किसानों का कि भाई उन्होंने शहादत दी, उन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही, पता नहीं जो है क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें बताया, लेकिन वे डट के खड़े रहे और उन्होंने पहली बार देश के इतिहास में मोदी जी के गरूर को तोड़ा। और गरूर ही नहीं तोड़ा, इस तरीके से मोदी जी का गरूर टूटा कि मोदी जी को नेशनल टेलीविजन के ऊपर आ गए किसानों से माफी मांगनी पड़ी। तो अच्छा केवल मलिक एक साहब, बार मोदी जी, जी मलिक साहब 69,000 शिक्षकन को मामलो भी चल रहा, तूल पकड़ रहा बेहिसाब, लखनऊ में धकाधक आंदोलन है रो मजबूती के साथ, क्या कहोगे, क्या है ये मामलो, क्या है माजरो, क्या है ये? नहीं देखिए चौधरी साहब, ये तो मामला ये है कि भाई 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति आज से करीब 4.5 साल पहले जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार है, जो बुलडोजर बाबा की सरकार है, उन्होंने नियुक्ति कर दी। और उस नियुक्ति में अनियमितताएं थी, जो लोग थे वो कोर्ट में गए और अब 4.5 साल बाद कोर्ट का फैसला आया कि हाँ वाकई में ही जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति करी गई, उनमें अनियमितताएं बरती गई। और खास तौर से आप यहाँ पे चौधरी साहब ये भी देखें कि कोर्ट के फैसले का समर्थन कौन कर रहा। कोर्ट के फैसले का समर्थन यूपी के उप मुख्यमंत्री मौर्य जी कर रहे। यूपी के अंदर जो समर्थक दल है कोर्ट के फैसले का वे स्वागत कर रहे। यानी कि ये साफ इंडिकेशन देता हुआ कि यूपी के अंदर भी भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में तनातनी चल रही, और ये तनातनी किसी से छिपी नहीं। वहां पे भी मुख्यमंत्री को लेकर जो है रस्साकसी चल रही। तो कहीं ना कहीं जैसा आप बता रहे हैं कि भाई पूरे देश के अंदर अभी आंदोलन, आप आज भारत बंद हुआ, आप जो है यूपी के अंदर शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। मलिक साहब एक कमेंट ले लें इस बात पे कि यूपी में तनातनी चल रही प्रोफेसर अरुणेश यादव जी से। तो प्रोफेसर अरुणेश यादव, यूपी में तनातनी चल रही मलिक साहब कह रहे हैं, आपको भी ऐसे ही लग रही है कि तनातनी चल रही है? लठ बज रहा है साहब यूपी में। कैसे साहब? प्रसाद मौर्य जी और योगी जी के बीच में बिल्कुल आपकी भाषा में कहा जाए खांडो बज रहा है साहब। बिल्कुल खांडो बज रहा है साहब। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। बाहर दिखाने को भले ये लोग कहें कि सब बढ़िया चल रहा है, आप देखो योगी आदित्यनाथ जी 6 साल 69,000 शिक्षकों की भर्तियां वाला जो मामला है लटकाए रखा। 19,000 जो पिछड़े छात्र थे, पिछड़ी जाति के, उसकी मेरिट लिस्ट में योगी जी ने घोटाला किया। जैसे ही हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि साहब वो मेरिट लिस्ट दोबारा बनाई जाए, जो 19,000 भर्तियां आपने करी हैं उससे संतुष्ट नहीं है कोर्ट, तो वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य जी ने भीतर खाने योगी जी की टांग खींचना शुरू कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं इस डिसीजन में केशव प्रसाद मौर्य जी बैक एंड पे इनका रोल था, महत्वपूर्ण रोल था, क्योंकि अब ये मामला जो है वो संज्ञान में पहुंच गया है हाई अथॉरिटी को, यानी कि मोदी जी और अमित शाह जी को। और ये लोग गलती ढूंढ ही रहे थे कि योगी जी की कोई गलती मिल जाए। अब गलती पकड़ ली है तो अब फिर से बाबा का सिंहासन डोलने लग गया है साहब। और हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाबा को फिर दिल्ली तलब किया जाएगा। अब अखिलेश जी ने तो पहले ही ऑफर दे रखा हो, तो फिर ऑफर खोल देंगे, क्या दिक्कत आ गई? 100 को जुगाड़ कर लो। अखिलेश जी तो पहले भी कह चुके हैं। अब हालांकि अभी कुछ दिन पहले उनको बयान आया होगा वो ऑफर खत्म है को, तो उनको ऑफर तो अब भी चालू हो जाएगा फिर। अब शायद नवरात्रे में ऑफर देंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अब सावन तो खत्म हो गए हैं, तो वो मानसून ऑफर था, सावन के महीने का ऑफर था साहब। अच्छा, अब हमें लग रहा है कि शायद नवरात्रि जब अगले महीने शुरू होंगे तब ये ऑफर स्कीम फिर से चलेगी। और बाबा का सिंहासन अब डोलने लग गया है, बाबा को बहुत जल्दी दिल्ली तलब किया जाएगा। लेकिन बाबा तो कई बार बहुत संजीदा मुद्दा था, तलब है चुके हैं ऑलरेडी। भाई बाबा भी मजबूत हैं, कोई ऐसे थोड़ी है हल्के फुल्के हैं। बाबा मजबूती से उत्तर प्रदेश की कमान को थामे हुए हैं। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, आपकी बात मैं बड़ी कर रहा हूँ। बाबा ने अब तक कोई गलती नहीं दी थी, बाबा से की कलम से कोई डायरेक्ट ऐसी गलती नहीं हुई थी जिससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। अब चूंकि मोदी जी ये कह रहे हैं कि साहब हम सामाजिक न्याय के साथ हैं, तो ये तो 20,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है। और 20,000 जो नंबर है कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है सर। 20,000 एक बहुत बड़ी संख्या है। और इसके अलावा 1.5 लाख अनुदेशक है। अनुदेशक मतलब जो शिक्षा मित्र है, उनका भविष्य भी बाबा जी ने 7 साल से जो है अंधेरे में अटका रखा है।
और इस विषय पे डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब पिछले 7-8 साल से, लगभग 1 दशक से शिक्षक राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने शिक्षक का चुनाव भी लड़ा है, एमएलसी शिक्षक वाला। डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करेंगे कुलदीप मलिक जी से, मलिक साहब इसमें जरा 2 बात और बताओ, आप कोई जानकारी हमारे दर्शकों की बढ़ाओ। दर्शकों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। नहीं चौधरी साहब, बिल्कुल जो है आदरणीय जो डॉक्टर साहब है ये बिल्कुल सही कह रहे, जिस तरीके से अभी ये भर्ती का मामला हुआ। और मैं तो बिल्कुल डंके की चोट पे ये कह रहा जी, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा क्षेत्र को तो बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। एक तरफ तो ये देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं कि इन्होंने जो है डेट भी फिक्स कर दी 2047 तक, यानी कि जब हिंदुस्तान अपनी आजादी का 100वां जो है वर्षगांठ मनाएगा तो ये देश को विकसित बना देंगे, विश्वगुरु बना देंगे। दूसरी तरफ इस देश में गुरुओं का इतना बुरा हाल, जैसे अभी डॉक्टर अरुणेश यादव ने बताया, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, इसके बाद में डिग्री कॉलेजों के अंदर ट्यूटर। अगर श्रीमान जी मैं आपको बताऊं जरा, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग ध्यान से सुने, आज देश का शिक्षक इन्होंने 55 10-10 हजार रुपए के मानदेय पे ये शिक्षकों से काम करा रहे। शिक्षकों को इन्होंने सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से बिल्कुल खत्म कर दिया। और ये कह रहे कि हम देश को विकसित बना देंगे, हम देश को विश्वगुरु बना देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है चौधरी साहब, अभी बजट पारित हुआ, उसमें पिछले 20 साल में शिक्षा का बजट सबसे कम है। और डॉक्टर कुलदीप मलिक अलग अलग मंचों से इस बात को कहता है कि जरा हिंदुस्तान की जनता इस बहकावे में ना आए कि ये देश वाकई में ही 2047 तक विकसित बना देंगे। भाई आप इतिहास को देखें, पूरे विश्व के अंदर जो देश विकसित बना वो केवल और केवल शिक्षा के दम पे बना। उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करे। आप अमेरिका की बात करो, जापान की बात करो, आप जो है किसी दूसरे कंट्री की बात करो, हर देश अगर विकसित हुआ, पड़ोसी देश आप चाइना की बात कर लो, भाई सबने शिक्षा व्यवस्था पे काम करा। लेकिन ये तो क्या कर रहे, शिक्षा व्यवस्था को तो ये बर्बाद करने पे लग रहे। चौधरी साहब, गरीब का बच्चा आज पढ़ नहीं सकता, इतनी महंगी शिक्षा व्यवस्था होगी। फिर अगर बच्चा पढ़ लगा तो उसे ये रोजगार नहीं देने के, रोजगारी चरम पे है। और ऊपर से कह रहे कि 2047 तक ये देश को विकसित बना देंगे। अरे शर्म आनी चाहिए इस तरीके की जुमलेबाजी, और वो भी लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री बोल रहे कि 2047 तक। और इन्होंने तो इस बार का ये थीम भी यही रख दिया कि 2047 तक इस देश को विकसित बनाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से खास तौर से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता है, डॉक्टर कुलदीप मलिक उनको सलाह दे रहा कि अब ये जुमलेबाजी छोड़ दो, हकीकत पे जो आपको काम करने थे उन एक एक काम को पकड़ो और वो एक एक काम कर दो। अदरवाइज कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाह रहे थे, सुने जरा गृह मंत्री जी, सुने मेरे स्टेटमेंट को, ऐसा ना हो कांग्रेस मुक्त बनाते बनाते ये देश की जनता भाजपा मुक्त भारत बना दे। जिस काम के लिए आपको लाया गया था 10 साल पहले, भाई आप उनके ऊपर एक एक काम को पकड़ लो। मैं गिनवा रहा, काले धन को पकड़ लो, भ्रष्टाचार को पकड़ लो, महंगाई को पकड़ लो, 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार को पकड़ लो, किसानों की आमदनी दुगनी को पकड़ लो, गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर दो, स्मार्ट सिटी बना दो, 100 स्मार्ट सिटी बुलेट ट्रेन चला दो। ऐसे लाइन बाय लाइन सारे को पकड़ लो। अदरवाइज अब हिंदुस्तान की जनता समझ गई, हिंदुस्तान के लोग तो पूरी लिस्ट लेके बैठे हुए हो, सगरी की सगरी लिस्ट याद है आपको, तो पूरी लिस्ट ही खोल दी आपने तो। चौधरी साहब एक बात बताओ, पढ़े लिखे आदमी कोई वैसी कैसी बात थोड़ा ही है कि भाई इनकी तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम पर, जाति धर्म संप्रदाय पर जो है लोगों को उलझाने का काम करे। भाई आप देखो, कोई भी देश अगर प्रगति करता है तो उसमें शिक्षा क्षेत्र का कितना बड़ा योगदान होता है। अब इन्होंने बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था, इन्होंने सारी शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी, सारे सरकारी स्कूल ये बंद करने की तगार पे है। प्राइवेटाइजेशन। और एक बात और खोल दूं, प्राइवेटाइजेशन भी जब ये कर रहे तो शिक्षा व्यवस्था को किनके हाथ में सौंप रहे चौधरी साहब? जब आप या कोई भी बुद्धिजीवी लोग इस बात को सोचेगा तो रूहें कांप जाएगी कि शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट क्षेत्र में कौन लोग चला रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सुना होगा, है? शिक्षा माफिया पूरे देश के अंदर, पता करो कितने विद्यालय ब्रजभूषण शरण सिंह के चल रहे। ऐसे लोगों को आप शिक्षा व्यवस्था चलाने का काम देंगे? मैं तो अगर एक एक की बात करने लगूं तो शायद लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। खैर, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार की चाल को समझे।
कि उन्होंने किस सरकार तरीके की से हमें अपने जंजाल में फंसा रखा। अब प्रोफेसर साहब लास्ट कमेंट लेंगे अरुणेश यादव जी थे, तो आपने सुनी प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि भाई शिक्षा की क्या स्थिति बना दी सरकार ने, जितने वादे करे अपने वादे पे सरकार खरी नहीं उतरी। आप क्या इत्तेफाक रखो प्रोफेसर साहब की बात को? देखो साहब, ये तो सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री जी और बीजेपी दोनों लोग शिक्षा के प्रति इनका जो रवैया है वो कतई नकारात्मक है साहब। ये लोग नहीं चाहते कि हमारे देश का युवा शिक्षित हो और हमारा शिक्षक जो है वो सशक्त हो, क्योंकि शिक्षक सशक्त होगा तो देश सशक्त हो जाएगा और युवा शिक्षित हो जाएगा तो युवा सवाल करेगा। और प्रधानमंत्री जी और बीजेपी सवालों से डरते हैं साहब। पिछले 10 साल आपने देखा इन्होंने सवाल सुने ही नहीं, और अब 2 महीने में जब से ये सवाल सुनने लगे तब से देखो यू टर्न पे यू टर्न, यू टर्न पे यू टर्न, दे पलटी, बंदर की तरह पलटी मार रहे हैं साहब। तो प्रोफेसर साहब अब हमें टाइम बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने के नहीं है, प्रोग्राम जी। को हम खत्म करेंगे। अब आपकी बात में कितनी सच्चाई है जनता जनार्दन जान रही है, और कुलदीप मलिक जी ने बिल्कुल एक एक बात को ऐसे कतई निचोड़ के रख दी है, और जनता एक एक चीज पर नजर बनाए हुए है। हालांकि दोनों की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। देश अगर 2047 तक विकसित बनाना है तो वाकई नहीं, यहाँ शिक्षा पे अहम काम करने की सख्त जरूरत है। अगर शिक्षा पे काम नहीं होगा तो ये सपनों हमारो अधूरों को अधूरो ही रह जाओ, कभी पूरा होने को सवाल ही नहीं है अगर शिक्षा पे काम ना होगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कही है, शिक्षा वो शेरनी को दूध है जो पीवे वो दहाड़े को। लेकिन दहाड़ कहाँ तक पहुंचेगी, क्या रूप में पहुंचेगी? पहुंचेगी तो जब शिक्षा पे काम होगा। तो आपको कहना कहीं तक सही है और जनता जनार्दन देख रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा नई मीटिंग में फिर मुलाकात होगी, जब तक के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार साहब, धन्यवाद।